नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। खबर भदोही जिले से है। रविवार को भोर में गोपीगंज नगर की नई बस्ती में रविवार की भोर में महताब आलम अंसारी के मकान से चोर अपने गाड़ी में एक बकरे को लाद लिए, जबकि दूसरा बकरा निकलकर भाग निकला। घटना के अनुसार बताया जाता है कि रविवार की भोर में कार सवार चोर मकान के दरवाजे से अंदर घुसकर मकान के बाहर से दोनों दरवाजों को बंद कर दिया और बकरी को गाड़ी में लाद लिए, जहाँ से एक बकरा गाड़ी से निकलकर भागने में सफल रहा और चोर एक लोग लाद कर उठा ले गए। इसी बीच बकरी के बच्चों के चिल्लाने पर घर के लोगों की जब नींद खुली तो घर से बाहर निकलना चाहा, लेकिन बाहर से बंद होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सके और मकान की छत से गाड़ी पर ईंट पत्थर चलाना शुरू किया। चोरों द्वारा एक बकरी को लेकर के भागते समय रास्ते में पड़े खंभे से टकराते हुए भाग निकले। रात्रि में ही परिजनों द्वारा 112 को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुबह आकर तहरीर देने की बात कहकर चली गई। बताते चले कि इस तरह की चोरी घटनाओं से स्थानीय नागरिकों में काफी दहशत है। एक हफ्ते में नगर में यह चोरी की तीसरी घटना है। इसके पूर्व माध्यमिक विद्यालय कराही में और दूसरी घटना कोतवाली के पीछे बाइक चोरी तथा तीसरी घटना नई बस्ती में बकरी चोरी की हुई। नगर में बढ़ी चोरी घटना के बावजूद भी पुलिस प्रशासन अभी तक किसी भी घटना खुलासा नहीं कर पाई है, जिसको लेकर नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है। और घटना के संबंध में बताया क्या हुआ? मेरा नाम महताब आलम है और रात करीब 3 बजे भोर में, आज की रात हम लोग घर में सो रहे थे। अचानक ये बकरी के बच्चे हमारे चिल्लाने लगे। बीवी हमारी उठी, वो दरवाज़ा खोलना चाहिए तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, तो वो आवाज़ दी बच्चे को, तो बच्चा बोला मम्मी मेरा भी दरवाज़ा बाहर से बंद है। और ये उधर का दोनों मतलब दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर ये ऊपर जब गए देखे तो एक आदमी था, वो गाड़ी लगाया था और उसी में वो बकरी को लाता रहा था। और इतने में तब वो उसको कुछ समझ में नहीं आया तो अपना ईंट पत्थर जो भी चलाने लगी। बस इसे शोर बोलते वो लोग तुरंत भाग गए। तो कुछ बकरा ले गए कुछ? हाँ, एक बकरी लेके गए हैं, दूसरा लादे थे, लेकिन वो कैसा भी करके अपना वो निकल गया, भाग गया गाड़ी में से, कैसा भी बच गया वो। और बाकी दूसरी बकरी तो हमारी उठा ले गए। और एकदम हम लोग 3 बजे रात से ही समझ लीजिए एकदम परेशान हैं। अच्छा, तो इस संबंध में आपने पुलिस को सूचित किया? अभी तक तो नहीं किया। रात में फ़ोन किया था 100 नंबर को, तो पुलिस आए थे। वो लोग बोले थे कि ऐसा है कि आप लोग अरे सुबह इसको कंप्लेन करिए और देखिए तहकीकात होएगा। खबर भदोही जिले से, जहां गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरी भिखारी गांव में रमाकांत गौतम को कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि रमाकांत गौतम अपने घर के बाहर रात्रि को निकला था। इसी बीच किसी बात को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया, जिस पर उसे मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसकी सूचना पर 112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजनों द्वारा थाना गोपीगंज को सूचना दे दी गई है। मिर्जापुर पहुंचे सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर दी सफाई। सोनभद्र जाते समय नारायणपुर के पास मीडिया से बात करते हुए स्वयं प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस किसी धर्म या आराध्य से नहीं है। रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों से महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया गया है। यह आपत्तिजनक है, मगर कुछ लोग तिल का ताड़ा बनाकर दूसरी दिशा में देने में जुटे हैं। धर्म के नाम पर अपमानित करना और गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं। देखिए, मैं बहुत पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारी आपत्ति रामचरितमानस धर्म या किसी आराध्य से नहीं है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने की बात की गई है, जो आपत्तिजनक है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी को संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की रक्षा हो सके। इतनी सी बात है, लेकिन कुछ लोग तिल का ताड़ बना करके कहीं ना कहीं इसको दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद केवल महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान को सुनिश्चित कराना है। धर्म के नाम पर गाली देना, धर्म के नाम पर अपमानित करना, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। धन्यवाद। रायबरेली में अश्लील वीडियो बनाने का विरोध करना पीड़िता को भारी पड़ गया। जेठ ने पीड़िता को जमकर पीटा। छत पर पकड़ फैलाने के दौरान जेठ द्वारा अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। पीड़िता का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज पुलिस अस्पताल में जुटी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनिया नगर की घटना बताई जा रही है।
क्या नाम है आपका? मेरा गुप्ता कहाँ की रहती है? सोनिया नगर की रहने वाली हूँ। थाना कौन सा है? कोतवाली। क्या हुआ आपके साथ? मैं छत पे गई थी कपड़ा फैलाने के लिए। मैं कपड़े फैला रही थी, मैंने पीछे देखा, मेरे जेठ पीछे से वीडियो बना रहे थे। मैंने मना किया, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे पकड़ के लेटा दिया, मेरे ऊपर बैठ के मुझको मारने लगे। उससे मेरी सास आई, नंद जेठान सब लोग आके हमको मारने लगे। मैंने थोड़ी आवाज़ निकाली तो मेरे पति ऊपर आए, उनको भी मारने पीटने लगे। मेरे पति भागे, पुलिस को फ़ोन करके बुला, उतने में हम बेहोश हो गए और उसके बाद से वो लोग भाग गए। हमारा जेठ हमारा भाग गया और हमारी सास अपने आप को कुछ हानि पहुँचा ली और वो भी अस्पताल में आई है। थाने में तहरीर दी आपने? नहीं, अभी सर नहीं दिया मैंने। लगातार हो रहे सड़क हादसों के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन की नहीं टूट रही कुंभकर्णी नीति। रायबरेली लगातार हो रहे सड़क हादसों के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन की नहीं टूट रही कुंभकर्णी नीति। मासूमों द्वारा लगातार सड़कों पर फराटे से चलाया जा रहा ऑटो रिक्शा हो सकता है बड़ा हादसा। क्या बड़े हादसे का इंतजार करे प्रशासन। मौत का कुआं बनी सलोन की सड़कें, प्रशासन की नाक के नीचे नाबालिग रिक्शा। सलोन कोतवाली क्षेत्र के नगर क्षेत्र का मामला। क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन। क्या नाम बेटा? कहाँ के रहने वाले हो? रिक्शा कौन किसका है? कौन चलाता है? कब से चलाते हो तुम? कितने दिन से? अच्छा, क्यों चलाते हो बेटा रिक्शा? स्कूल नहीं जाते हो? रिक्शा भी चलाते हो? कौन बोला है आपको चलाने के लिए? पापा मम्मी? क्या करते हैं पापा? खेती करते हैं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 15 साल। आप पढ़ने जाते हो? किस स्कूल में जाते हो? कंप्यूटर विद्यालय कहाँ पे है? एक गाँव से एक 2 किलोमीटर आगे है। इससे जो पैसा मिलता है क्या करते हो? घर में देते हो। घर में और कोई कमाने वाला नहीं है क्या? हैं? भाई हैं क्या आपके बड़े? सबसे बड़े आप हो। कितना कमा लेते हो एक दिन में? अरे 100 शामली जनपद में मारपीट के मामले में आरोपी को पकड़ने गए पुलिसकर्मी पर आरोपी ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने घायल सिपाही को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी को हिरासत में लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला शामली जनपद के थाना कंदला क्षेत्र के मोहल्ला शेख जाद गान का बताया जा रहा है। हमला किया गया सर, मारपीट किया गया सर, क्या हमला? नहीं, देखिए, जनपद शामली के थाना कांधला अंतर्गत आज दोपहर में एक पीड़िता अपने बेटे और बहू जो उसको प्रताड़ित करते थे, उसके साथ बदतमीजी करते थे, मारपीट करते थे, इसकी शिकायत थाने पे लेके गई थी। चूंकि पीड़िता द्वारा इस तरीके की शिकायत की गई थी, इस शिकायत के अनुक्रम में थाने स्तर से एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड इमीडिएट जा करके और उसके घर में इसके विषय में जानकारी करने का प्रयास किया गया। वो जो महिला, उसका जो लड़का था, वो उसका नाम था आंसू, उसके द्वारा उस जो सरकारी कार्य करने के लिए जो कर्मचारी गए थे, जो कांस्टेबल और होमगार्ड, उसके साथ बदतमीजी की गई थी और गैर विधिक आचरण का प्रयोग किया गया था। इसके बाद उसके विरुद्ध नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण करा करके उसकी गिरफ्तारी कराई गई है और इतर कार्रवाई कराई गई। सर सिपाही घायल हुआ है सर? नहीं, मौके पे चूंकि वो गया था और उसके द्वारा गैर विधिक आचरण का प्रयोग किया गया है, इसी बात के लिए तो उसके विरुद्ध अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। 12 फरवरी को कोरी सिंह उद्यान में आदर्श अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के प्रांतीय महासचिव जिलाध्यक्ष सारंगधार यादव ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ से अनेकों याचिकाओं को निस्तारित करते हुए याचिकाओं को राज्य को किसी भी विभाग में नियुक्ति करके नियमित वेतन भुगतान करने के आदेश पारित किया गया था, जबकि शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरुद्ध सरकार के खिलाफ अवमानना के दर्जनों गांव वाद दाखिल हुए हैं। उनमें से कुछ ही सुनवाई करते हुए सरकार को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। अवमानना की सुनवाई 14 फरवरी को होने को लेकर आज बैठक का आयोजन उसी उद्देश्य से किया गया था, जिससे सभी पर्यवेक्षकों का भविष्य उज्जवल हो। मैं सारंगधारी यादव
जिलाध्यक्ष अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर्यवेक्षक वेलफेयर एसोसिएशन और संघर्ष समिति का प्रांतीय महासचिव हूँ। आज किस मांग को लेकर बैठक की? आज हमारे ज़िले की बैठक बुलाई गई है। 31 मार्च 2001 को जो पूर्व में अनौपचारिक शिक्षा योजना चल रही थी वह समाप्त कर दी गई। तब से हम लोग बेरोजगार हो गए। हमारे ही बीच के रहने वाले कुछ भाइयों का चयन शिक्षा मित्र योजना में 2005 में प्रथम वरीयता के आधार पर किया गया था, लेकिन एज एरिया एजुकेशन का प्रतिबंध होने के नाते हमारे बहुत से साथी आजमगढ़ के ही नहीं पूरे प्रदेश के समायोजन से वंचित रह गए थे, जिनका हाई कोर्ट इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ में याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिसमें पहला फैसला 21 अप्रैल 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया, जिसमें स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के इन याचियों को दीर्घकालीन सेवा और 20 वर्षों से अधिक इनके न्यायालयी मुकदमेबाजी के चक्कर में समय की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए एक नीति बना करके राज्य के किसी भी विभाग में इनकी योग्यता और पात्रता के अनुसार अवशोषित करें, समायोजित करें और इन्हें नियमित वेतन का भुगतान करें। एडहॉक पर नहीं, संविदा पर नहीं, बल्कि रेगुलर सर्विस में इन्हें रखें। इस प्रकार के आदेश के बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ना तो योजना तैयार की गई है, ना तो नीति तैयार की गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, शिक्षा निदेशक बेसिक को, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट का जो हम लोगों के समायोजन से संबंधित फैसला हुआ है उस फैसले का अक्षरशः पालन किया जाए, जैसा कि कोर्ट ने बार बार। आजमगढ़ में ईसान पब्लिक स्कूल रोबा मुस्तफाबाद आजमगढ़ में शनिवार को कक्षा 12वीं की बच्चों का विदाई सम्मान समारोह किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के चेयरमैन अशोक श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ बच्चों ने विद्यालय से जुड़ी बहुत सी पुरानी बातें आज मंच के माध्यम से साझा किए। अपने संबोधन में विद्यालय के चेयरमैन ने बताया कि विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक भावना भी पैदा की जाती है, जो अद्वितीय होना चाहिए और इसी भावना के आधार पर ईशान पब्लिक स्कूल के बच्चे दुनिया की भीड़ से सबसे अलग दिखेंगे। विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर दिवांश श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य में बताया कि हमारे विद्यालय के बच्चे आज भले ही विद्यालय से विदा हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा से संबंधित किसी भी समस्या के लिए विद्यालय का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला रहेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री के शरण ने बताया कि शिक्षा ही संस्कार की जननी होती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे विद्यालय के बच्चे यहाँ के शिक्षकों द्वारा दिए गए शिक्षा के आधार पर दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री दुर्गेश मिश्रा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी मधुर स्मृतियों को मंच से साझा किए तथा उपस्थित सभी अध्यापक तथा बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित किए। नम आंखों से विदा हो रहे छात्रों में कुछ कर गुजरने का जज्बा साफ दिख रहा था। खबर आजमगढ़ से है, जहां ग्राम खरकौली में युवक पर जानलेवा हमले के संबंध में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अवैध तमंचा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने, आपको बता दें, कप्तानगंज पुलिस ने वादनी मुकदमा श्रीमती सोनी यादव पत्री महेंद्र यादव काम खरकौली थाना का कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दिया था कि दिनांक 10/2/2023 को लगभग 10 बजे रात में मेरे देवर सर्वेश यादव पुत्र राजपत यादव निवासी थाना खरकौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को पुरानी रंजिश को लेकर हमारे गांव के पारस पुत्र रमेश यादव, रविता पुत्री रमेश यादव, संतोष यादव पुत्र रमेश यादव व सनी शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी गढ़ खरकौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया है, जो कि गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जिसके संबंध में असानी थाना पर मुकदमा संख्या 27/2023 धारा 307 IPC बनाम पारस पुत्र रमेश यादव, कविता पुत्री रमेश यादव, संतोष यादव पुत्र रमेश यादव, सनी शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी खरकौली थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना उक्त निरीक्षक विशाल चक्रवर्ती द्वारा की जा रही है। कुमार कोचिंग फाउंडेशन के छात्र छात्राओं के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामचंद्र चौधरी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंधन निदेशिका अनिता श्रीवास्तव रही। सर्वप्रथम सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामचंद्र चौधरी ने कहा, 2 साल पहले शुरू किया गया यह सफर निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसमें हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है। संस्था के निदेशिका ने बताया कि संस्था नीट फाउंडेशन के साथ साथ PCS के फाउंडेशन की भी तैयारी छात्र छात्राओं की कराई जाती है। भविष्य में तमाम अधिकारी, डॉक्टर और इंजीनियर की नर्सरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। संस्था ब्रांच हेड मान सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में बच्चे ही संस्था के नाम को रोशन करेंगे। बच्चों की तरफ से मधुरिमा उपाध्याय ने कहा कि इस संस्था में हमारी जान बसती है। प्राउड टू बी कुमार। अरुण मिश्रा ने अपनी संबोधन में अपनी यादों को याद करते हुए भाव विभोर हो गई और कहा कि यह 2 साल कैसे बीत गया यह हमें पता नहीं चला। खबर आजमगढ़ से है, जहां फरार हत्या के प्रयास के आरोपित के घर जीयनपुर पुलिस ने नोटिस चस्पा की है। आपको बता दें, सगड़ी आजमगढ़ जीयनपुर कोतवाली के छतरपुर खुशहाल गांव में 4 हत्या के प्रयास के फरार आरोपित के घर जीयनपुर SI देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने नोटिस चस्पा की है। जीयनपुर कोतवाली पर उर्मिला निवासी छतरपुर खुशहाल ने तहरीर देकर हत्या की नीयत से गोली मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने धारा 307, 323 का मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं विवेचक के द्वारा उक्त मुकदमे में FIR भी लगाया गया, जिस पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपित राम प्रसाद व भुवाल पुत्रगढ़ साधु और संदीप व श्रीकांत पुत्रगढ़ राम प्रसाद निवासी छतरपुर खुशहाल को न्यायालय में हाजिर करने का आदेश दिया है। किंतु NBW वारंट पर पूर्व में कुर्की नोटिस चस्पा के बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने पर न्यायालय के आदेश पर जीयनपुर SI देवेंद्र कुमार सिंह व SI राम गोपाल त्यागी ने पुलिस बल के साथ रविवार की सुबह लगभग 11 बजे चारों फरार आरोपितों के घर लाउड स्पीकर से घोषणा कर गवाहों के समक्ष नोटिस चस्पा की। वहीं SI देवेंद्र सिंह ने कहा कि न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उनके घर की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से है, जहां कंदरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी के एक मैरिज हॉल से रविवार को बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वावधान में जन चेतना रैली निकालकर लोगों को नशा, दहेज, पाखंडवाद और सतमतीत जैसे विषयों को लेकर जागरूक किया गया। वहीं हरियाणा प्रांत की पवित्र भूमि से कबीर परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में अवतरित तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज एक टीवी चैनल पर लाइव हुए थे। लोगों ने उनके आशीष वचन को सुना। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आज पूरे मानव समाज में शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू, जुआ, दहेज लेना व देना, भ्रूण हत्या, जातिवाद तथा पाखंडवाद जैसी बुराइयां एवं कुरीतियां चरम सीमा पर हैं। उस कारण सभी बुराइयां रूपी मानव अग्नि के उठ रहे धुएं में पूरे देश के लोगों का दम घुट रहा है। वहीं बुराइयों की अग्नि में जल रहे मानव समाज को धर्म साहित्यों से प्रमाणित ज्ञान देकर सुसंस्कृत समाज बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे करोड़ परिवार की सभी बुराइयों से विरम्भ होकर सुखमय जीवन जी रहे हैं। रविवार को इन्हीं विषयों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विशाल रैली का संचालन किया गया। यह रैली भंवरनाथ स्थित गोपालम मैरिज हॉल से देवखरी भगत सिंह चौराहा तक पहुंची, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कोऑर्डिनेटर हरिप्रसाद, दीनानाथ दास, लखेंद्र दास, मंडल कोऑर्डिनेटर, तहसील एवं ब्लॉक कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी व माताओं ने हिस्सा लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं की जयंती के उपलक्ष्य में साल भर में चलने वाले कार्यक्रम का दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से उद्घाटन किया गया। वही आजमगढ़ जिले के नगर के बड़ादेव स्थित आर्य समाज के मंदिर में PM के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आर्य समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आर्य समाज के मंदिर में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के बाद भजन और उपदेश का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद महर्षि दयानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों ने कहा कि महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा में एक पौराणिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कम उम्र में ही महर्षि दयानंद सच्चे शिव की तलाश में खड़ छोड़ कर निकल गए। उन्होंने मथुरा में स्वामी शिव बिरजानंद जी को गुरु बनाकर वहां पर वेदों की शिक्षा ग्रहण की। क्या नाम है? मैं दिनेश प्रसाद आर्य प्रतिनिधि सभा आर्यमगढ़ का प्रधान। अच्छा, आज आप लोग क्या मना रहे हैं? आज कार्यक्रम आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरा होगा 2025 में, और महर्षि दयानंद का जयंती है। 199 वर्ष पूरा हो चुका है और 200वां वर्ष लगा है। तो एक कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ क्या पूरे विश्व में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसका उद्घाटन किए हैं दिल्ली में। और एक कार्यक्रम लगातार जो है दो वर्षों तक मनाया जाएगा। 2025 में आर्य समाज की स्थापना के करीब 150 वर्ष पूरा हो जाएगा। तब तक ये कार्यक्रम विभिन्न रूपों में सभी आर्य समाजों में चलता रहेगा।
सभी आर्य समाजों में चलता रहेगा। और हम लोगों का मेन कार्य जो है आर्य समाज का वेद का प्रचार प्रसार करना है और अंधविश्वास पाखंड जितने हैं उनका जो है वो करना है, उनको जो है समाप्त करने के लिए हम लोगों का मिशन हमेशा चलता रहता है। और मिशन ये भी चलता रहता है कि जो धर्मांतरित जो है हो रहे हैं, क्योंकि इस समय जो है धर्मांतरण का कार्य जोरों पर चल रहा है, गांव देहातों में सभी जगह जो है मिशनरियाँ लगी हुई हैं और लोग लगे हुए हैं। धन का लोभ और जो है जादू टोना भूत प्रेत का माया दिखाकर दुकान चलाकर जो है ये धर्म परिवर्तन जोरों से चल रहा है। इस पर भी हम लोगों का कार्यक्रम जो है चलता रहता है। ये अनवरत ये कार्यक्रम हमेशा जो है आर्य समाज का जो है कार्यक्रम जब से स्थापना हुआ तब से चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और हम लोग इस कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा जो है इसका विरोध करते रहते हैं और जगह जगह जाकर जो है लोगों को समझाना बुझाना फिर से वापसी करवाना, ये सब कार्यक्रम हम लोगों का चलता रहता है। और ये मेन कार्य जो है आर्य समाज का जो है 150 वर्ष पूरे होने तक 2 साल तक जो है ये कार्यक्रम महर्षि जयंती वेद प्रचार प्रसार चलता रहेगा। और एक आर्य समाज का स्थापना ही इसी उद्देश्य से हुआ था कि समाज में सत्य का प्रसार हो, असत्य का जो है खंडन हो। तो हम लोग इस सत्य के प्रचार में, वेद के प्रचार में हमेशा लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। तगड़ी तहसील क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल जैनपुर में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। 11वीं कक्षा के छात्रों की ओर से आयोजित इस पार्टी में सबने मिलकर धमाल मचाया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव को जूनियर साथियों के साथ साझा करते हुए उन्हें लक्ष्य के प्रति अड़िग रहने की सलाह दी। उन्होंने विद्यालय में बिताए अपने सुनहरे लम्हे को याद करते हुए सबको भावुक कर दिया। फेयरवेल पार्टी में छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति रही। मुख्य अतिथि के रूप में नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीकांत राय ने कक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा इस तरीके का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। सर आपका परिचय? मैं संजय कुमार है, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जैनपुर आजमगढ़। सर आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम? हमारे विद्यालय में आज फेयरवेल, क्लास 12 को फेयरवेल दिया गया और इसमें कुछ सम्मानित गण भी आए हुए थे, जैसे आपके सेंट जेवियर के प्रिंसिपल एस.के. राय जी, वहाँ के फिजिक्स लेक्चरर राजेश जी और हमारे सेंट जेवियर ब्रांच के प्रिंसिपल और सारे टीचर यहाँ पे थे। बच्चों को एक भावभीनी विदाई दी गई, क्योंकि भाई उन्होंने, किसी ने 10 साल बिताया था, किसी ने 8 साल बिताया था, किसी ने 12 साल में बिताया था यहाँ पे, और इस तरह से थोड़ा उनको छोड़ना तो असहज था। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन विकास के लिए जरूरी होता है, इसलिए उनको आज विदा किया गया। और आज के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी कार्यक्रम भी किया, बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जो भी सम्मानित गण थे उन्होंने बच्चों को संबोधित भी किया। हमारे मैनेजर संजय कुमार पाठक जी ने भी बच्चों को संबोधित किया और बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना दी। सर बच्चों को क्या दिया गया है? बच्चों को उनके याद के लिए स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से एक कॉमन बैग और एक डॉक्यूमेंट बैग दोनों ही प्रस्तुत किया गया है। सर बच्चों को क्या संदेश रहेगा पढ़ाई के लिए? सर बच्चों को यही संदेश देंगे कि अब उनका जो स्कूलिंग सेशन है वो समाप्त हो गया, वो अपना बेस्ट करें और उच्चतम अंक से वो क्लास 12 को पास करें और फिर वो अपने यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, अपने माँ बाप की आकांक्षाओं को पूरा करें, अपने अध्यापकगण की आकांक्षाओं को पूरा करें। ठीक है, धन्यवाद।
रामपुर में किसान यूनियन की पंचायत पहाड़ी गेट नई बस्ती में संपन्न हुई। पंचायत में पहाड़ी गेट नई बस्ती निवासी फहीम खान को राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने रामपुर शहर का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया, जिनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और मिठाई वितरित की गई। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा कि बिजली विभाग ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। खासकर पहाड़ी गेट क्षेत्र में बिजली चेकिंग के नाम पर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। कभी मीटर टेपरिंग, कभी बकाया, कभी चोरी के नाम पर लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, जबकि यहाँ पर तैनात कई कर्मचारी लोगों से पैसे लेकर चोरी से कई जगह आटा चक्की या अन्य उद्योग चलवा रहे हैं, जिसके सबूत किसान यूनियन के पास है। लेकिन कोई भी विद्युत चेकिंग टीम उन उद्योगों की चेकिंग नहीं करती, सिर्फ गरीबों को परेशान करती है। लगातार हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि हम किसी न किसी रूप से किसान यूनियन से जुड़ें, लेकिन सिर्फ मतलब के हाथों किसान यूनियन से जुड़ना क्योंकि ज़्यादा तादाद में बीजेपी से जुड़ा हुआ है या फिर किसान यूनियन, और जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग रामपुर के अंदर हैं, नाम में हाथ जुड़े हुए हैं, उनके कोई काम सरकार के द्वारा नहीं कराया जाएगा। और किसान यूनियन का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम में जा रहा है तो सबसे पहले उसका काम हो रहा है। आज ये किसानों की पंचायत हो रही है, मुझ समेत कोई भी एक टोपी लगाए हुए नहीं है। हम जितने लोग बैठे हैं, अगर सबके सरों पर टोपी किसान यूनियन की लगी होती है, अगर जाएँ किसी भी ऑफिस में जाए तो आप बीजेपी के हैं, समाजवादी के हैं, सारे के आपको कोई नहीं जानता। आप भगवा झंडा लगाएंगे तो आपको जब भी मन लगता है कि मान सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसान यूनियन की टोपी लगा के अगर किसी भी ऑफिस में जाएंगे, आपका काम होना ना होना, काम जो जाएगा सबसे पहले होगा, और अगर नहीं भी होने का होगा काम, लेकिन आपको जो सबसे पहली चीजें मान सम्मान वो मिलेगा। तो बिजली विभाग ने पूरा तांडव मचा रखा है। पहले लोगों के घरों में के बाद इनके कनेक्शन नहीं है तो बिजली चोरी के नाम पर FIR, फिर तेल का बकाया है उनके नाम पर FIR। अब तीसरा तमाशा उन्होंने ये शुरू किया है कि मीटर टेम्परिंग, जबकि मीटर टेम्परिंग कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो छोटी सी चीज हो कोई भी आम आदमी करके बैठ जाए। ये एक टेक्निकल चीज है और टेक्निक कोई जानता होगा, ये बिजली विभाग के कर्मचारी ही जानते हैं। तो ये बिजली विभाग के कर्मचारियों का रचा हुआ प्रोपगेंडा है। अब मीटर किसी का भी हो, चाहे आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, घर के अंदर लगाने होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वो बाहर लगा हुआ, उसमें किसने क्या छेड़छाड़ की, और जबकि उसका नियम भी है कि अगर मीटर टेम्परिंग वगैरह का कोई मामला है तो आपको वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, उसके साथ करेंगे और आपको साथ में खड़ा करके बनाएंगे। लेकिन कोई नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, FIR कर दे। FIR करने के बाद में आवाज में जाके ढूंढ रहा है कि साहब FIR तो हमारी हो गई, अब कैसे करके मसला होगा, चाहे बेचारे ने चोरी की है नहीं की है, लेकिन बिजली विभाग ने पूरा तांडव मचा दिया। अभी हमने रोहित भाई को अच्छी तरह से मालूम है कि ये वहाँ पर बाबू है, बाबू भी नहीं था, वो एक कर्मचारी है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसने पूरा तांडव मचा रखा था हरि बाबू के नाम से। तो हमने जाके उसके खिलाफ नारेबाजी की, पता नहीं 75 से कितने लोगों की सिफारिश मेरे पास में आ गई, जिनके खिलाफ उसने कार्रवाई नहीं की, उनकी सिफारिश मेरे पास आ रही है। कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी है, हम आप और हम सब एक साथ मेरे मामले में अधिकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन तो उनके साथ कभी खड़ा नहीं होता। मैं हमेशा अपने बदला के